हिंदी आलोचकों में डॉक्टर रामविलास शर्मा के योगदान की व्याख्या करें, या डॉक्टर रामविलास शर्मा की मार्क्सवादी आलोचक क्यों कहा जाता है, व्याख्या करें। या बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर 13 का लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, जिसमें हम रामविलास शर्मा के योगदान की व्याख्या करेंगे हिंदी आलोचना में। तो इसका आंसर, विश्व शताब्दी के अंत में हिंदी आलोचना अतीत को देखते हुए विपन्न और अवसन्य होने पर भी मुख्य रूप से मार्क्सवादी आलोचना है। उत्तर, आधुनिकवाद की आतंक और उपभोक्ता संस्कृति संकट के बावजूद आज भी मार्क्सवादी आलोचना 1% राजमार्ग की तरह लक्षित होती है, जिस पर चलने वाली देर सबेर अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाती है। लेकिन जिस दौर पर आलोचक रामविलास शर्मा का सफ़र शुरू हुआ, मार्क्सवादी आलोचना क्षेत्र में एक सकड़ी गली क्या एक पगडंडी की शक्ल में नहीं था। वह हथियाए पर भी था या नहीं, हम दावे में नहीं कर सकते हैं। शुक्ल जी की देहावसान हो चुका था और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी खाली जगह भरने की कोशिश में लगे थे। तुलनात्मक समीक्षा का तिलिस्म पहले ही टूट चुका था, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने फाइडिट रसबोध किले के रूप में निर्माणाधीन था। व्यक्ति वैशिष्ट के नाम पर व्यक्तिवाद के नए उद्यान के उस ऐतिहासिक दौर में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अंदर और बाहर दोनों ही मोर्चे पर एक दबंग और कछुआर आलोचक की भूमिका निभाई। उसमें साहस था और साधना का बल भी। हर तरह के लालच से बचे हुए, झूठ को झूठ और सच को सच कहने की नैतिक तेज उसमें विलक्षण थी। उन्होंने एक मजबूत इरादे के साथ अपने समय की सत्ता का सर्वग्रास संस्कृति का विरोध किया और जाति के साहित्य और जातीय संस्कृति की अवधारणा भी स्पष्ट की। डॉक्टर रामविलास शर्मा एक असफल कवि नहीं थे, बावजूद उसके कि वे हिंदी आलोचक के प्रतीक पुरुष माने गए। उनकी चर्चा का प्रसंग में अवसर उसमें मार्क्सवादी होने के बाद गैर मार्क्सवादियों द्वारा खास इस उद्देश्य से की जाती है कि कदाचित इसमें उसका कद कम पड़ जाए। डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्राचीन समाज और साहित्य का मूल्यांकन करने की मार्क्सवादी पद्धति की व्याख्या करते हुए लिखा, यह आवश्यक नहीं है कि शोषक वर्ग ने जिन नैतिक अवस्था कलात्मक मूल्यों का निर्माण किया है वह सभी शोषण मुक्त वर्ग के लिए उपयोगी हो। प्राचीन साहित्य के मूल्यांकन में हमें मार्क्सवाद से यह सहायक मिलता है कि हम उसके विषय वस्तु और कलात्मक सौंदर्य को ऐतिहासिक दृष्टि से देखकर उसकी उचित मूल्य कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर शर्मा ने विषय वस्तु और कलात्मक सौंदर्य की ऐतिहासिक दृष्टि देखकर भारतेंदु युग, निराला और प्रेमचंद्र का मूल्यांकन किया। उन्होंने इन तीनों कृति साहित्यकारों की रचनाओं का मूल्यांकन के माध्यम से हिंदी साहित्य की प्रगतिशील धारा का विकास स्पष्ट किया। डॉक्टर शर्मा की इन कृतियों ने जहां आधुनिक रचना साहित्य के विकास और उसकी लोकवादिता को स्पष्ट किया, वहीं प्रगतिवादी आलोचक को भी हिंदी की जातीय परंपरा से जोड़ा। उनकी इन रचनाओं से प्रगतिवादी विचारधारा को हिंदी जगत का विश्वास प्राप्त हुआ। कालिदास, तुलसीदास और बसेना करने वाली भारतेंदु, निराला और प्रेमचंद्र की उपेक्षा करने वाली धारा हिंदी जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सकती थी। जनता चिल्लाने और सिद्धांत भागने से पाठक समुदाय का विश्वास नहीं अर्जित होता। भारतेंदु युग में लेखक
कि यह देखना है कि हिंदी में नवीन चेतना किन व्यक्तियों और संस्थाओं के माध्यम से विकसित हो रही है, कौन सी परिस्थितियाँ उस चेतना के विकास का कारण थी और विकास के दौरान परिस्थितियाँ भी किस प्रकार प्रभावित होकर बदल रही थी। साहित्य किस विकास प्रक्रिया में केवल तटस्थ झांकी ही नहीं वस्तुता कर रही थी, बल्कि सक्रिय सहयोग कर रही थी। यह भारतेंदु युग की बहुत बड़ी विशेषता थी। भारतेंदु और उसके समकालीन अन्य साहित्यकार का महत्व पंडित रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास की भांति स्पष्ट कर चुके थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया। नाटक, निबंध, कविता, कथ्य साहित्य, पद, पत्रिका सभी के माध्यम से हिंदी में यह आधुनिक युग का पदार्पण था। डॉक्टर शर्मा ने इस युग से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्यिक और व्यक्तिगत के कार्य का विवत विवेचन किया। उन्होंने विभिन्न शक्तियों के कार्य का विवरण इस प्रकार दिया कि व्यक्ति होते हुए भी हमारे समाज व्यक्ति के रूप में आते हैं। उनके माध्यम से हमें तत्कालीन समाज और साहित्य की विविध पक्षों का इतिहास जान नहीं लेते हैं। भारतेंदु युग में सचमुच हिंदी का एक युग का दर्शन हो जाता है। डॉक्टर शर्मा की शैली इतनी सरगर्नियता, आध्यात्मिक और सीधी है कि वह पाठक और वह विषय के बीच में दिखाई नहीं पड़ता। लगता है कि परिदृश्य, घटना और तत्व का कोई गीतकार अपनी दृष्टि में अपनी समान प्रस्तुति कर रहा है। यह सभी अपने सामने स्वयं प्रतिभासित होते हुए प्रतीत होते हैं। यह पुस्तक भारतेंदु की इतिहास नहीं है, उसकी रेखांकित कहना भी इसमें अधिक महत्व देना होगा। निवेदन: भारतेंदु युग वस्तुतः यह पुस्तक भारतेंदु युग की प्रमाणिक शब्द चित्रावली है। यह पुस्तक इतिहास न हो, रेखाचित्र न हो, आलोचना न हो, लेकिन भारतेंदु युग से बदल कर उस युग में किसी ने अब तक न कोई इतिहास लिखा, न रेखाचित्र और न ही आलोचना। डॉक्टर रामविलास शर्मा भारतेंदु युग के राष्ट्रीय का नवचेतना युग का कहते हैं। रामविलास शर्मा ने समाजवाद को भारत की जनता के लिए एक राष्ट्रीय आवश्यकता मानते हैं और उसके लिए साहित्य के क्षेत्र में आलोचना के स्तर को पारंपरिक मूल्यांकन पर और देते हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक संस्कृति पुराने संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ती है। अधिकांश मार्क्सवादी इस समझ में अभाव में प्राचीन साहित्य के शोषक वर्ग के हित में उनकी चाकरों द्वारा रचा हुआ मानते हैं और इसीलिए उसे तजोज घोषणा करते हैं। उन्हें लगता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो पुराने व्यवस्था के बदल जाने पर वह दर्पण भी बेकार हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग का नया साहित्य पुराने मूल्य को तजकर ही लिखा जा सकता है। इस तरह से धारणा मार्क्सवादी से अनभिज्ञ कुछ साधारण सक्रिय प्रेमियों की ही नहीं बल्कि रामविलास जी के शब्दों में मार्क्सवाद के अनेक पंडितों को भी है, जिसमें शिवदास सिंह चौहान, राहुल सांस्कृतायन, प्रकाश चंद्र गुप्त, यशपाल और रागिनी राघव शामिल है। प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन जरूरी है, खासतौर से प्रगतिशील आलोचकों और समाजवाद का सपना हो जिसका प्रयत्न करने वालों के लिए, लेकिन इससे पहले अपने दृष्टिकोण का परख और अपने नैतिकता का मूल्यांकन जरूरी है। रामविलास जी लिखते हैं, मार्क्सवाद मानवता की कल्याण का दर्शन है। वह संस्कृति के मूल्यवान तत्वों का नाश नहीं करता, उन्हें संजो कर रखता है। आज की पीड़ित जन
यदि नए शोषण समाज का सपना देखते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, तो वह इसीलिए है कि पुराने मानवतावादी ने उसे उस मंजिल तक पहुंचा दिया है जहां वे अपना सपना देखे हैं। रामविलास जी स्थापना है कि शोषणहीन समाज की स्थापना करने वाले मानववाद पुराने मानववाद से विच्छिन्न नहीं है, वह उसी की अगली कड़ी है। गरज है कि हमें पुराने मानववादियों का मूल्यांकन थोड़ा नम्रता से दिखना चाहिए। रामविलास जी ने अपने स्तर से कुछ अधिक ही निर्ममता इस्तेमाल की है। हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों में ऐसी उदारता अन्य किसी में नहीं मिलती। मार्क्सवादी एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, समाज की गतिविधियों को समझने के साथ साहित्य की मूल्यांकन के लिए भी नई दृष्टि देता है। साथ ही जनता में भी अपसंपत्तिहीन जनों से गड़ी सहानुभूति की विचारधारा, दोनों को वह श्रेष्ठ है। किंतु हमारे अनेक मार्क्सवादी लेखक सहानुभूति का विचारधारा दोनों ही पुराने साहित्यकारों से पिछड़े हुए हैं। उनकी यह पिछड़ापन पुराने साहित्य के मूल्यांकन में सबसे अधिक दिखाई देती है। रामविलास जी ऐसे प्राचीन विरोधी मार्क्सवादी से निवेदन करते हैं कि प्राचीन साहित्य में नैतिकता की निंदा करने से पहले अपने नैतिक का स्तर ऊंचा करें। सूत्र संकलन की जगह वे उनकी मानव जीवन का चित्रण कर ध्यान दें। प्रसंगवश रामविलास जी ने शुक्ल जी की आलोचना साहित्य के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने जनता के रसानुभूति की गहरी सहानुभूति से ग्रहण किया। उन्होंने जनता की सेवा का संकल्प किया। उनके लिए यह भी जरूरी है कि प्राचीन साहित्य के भाव, विचार, इंद्रियबोध, कलात्मक गठन, भाषा और चित्रमयता, संगीतमयता सबसे मूल्यांकन करें। इस मार्ग पर वे चलकर हिंदी आलोचना का विकास किया जा सका। रामविलास जी ने हिंदी प्रेमचंद्र की तरह यह तो नहीं कहते हैं कि साहित्य राजनीति के आगे जलने वाली मशाल जैसी सच्चाई है, लेकिन इतना अवश्य कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा अधिक स्थायी है। प्राचीन साहित्य और संस्कृति सब देशों और सभी जातियों के लिए एक अत्यंत उपयोगी सामग्री है। उसके बिना जातीय साहित्य की समझ विकसित नहीं हो सकती। रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य को हिंदी जाति की साहित्य कहते हैं, जिसे बांग्ला, मराठी, तमिल आदि भाषाएं बोलने वाले क्रमशः बंगाली, मराठी और तमिल जाति के लोग हैं। वैसे ही हिंदी बोलने वाले रामविलास जी हिंदी जाति को मानते हैं। हिंदी जाति में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। हिंदी बोलने वाले विभिन्न धर्मों में संप्रदाय के लोग के भारत अनेक जातियों का देश है, जिसमें अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आबादी हिंदी बोलती है। इसीलिए हिंदी की प्रमुखता तमाम भारतीय भाषाओं की तुलना में समझी जा सकती है। ईस्वी 13 सदी में हिंदी जाति का निर्माण आरंभ हो चुका था और वज्र और खोड़ी बोली के जनपदों का सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध में इतना प्रसार हो गया था कि एक जनपद का कवि दूसरे जनपद की भाषा में कविता करता था और उसे दोनों जनपद के लोग समझते थे। हिंदी जाति के निर्माण, हिंदी समुदाय की साहित्य का निर्माण तब होता है जब सामंतीय व्यवस्था के गर्भ की व्यवहारिक पूंजीवाद की चेष्टा विकास हो चुका होता है। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा काव्य परंपरा की रूढ़िबद्ध भाषा के दबी हुई थी। उसी तरह हिंदी जन समुदाय की संस्कृति जन्मांत वर्ग की साहित्य संप्रदाय रूढ़ियों से दबी हुई थी। हिंदी साहित्य हमारे जातीय जागरण का साहित्य है। अपभ्रंश काल की रूढ़ियाँ वीरगाथा काल और रीतिकाल की पुनर्जीवित हुई। भक्ति काल में के साहित्य में उसका निषेध है। रामविलास जी भक्ति आंदोलन को यूरोपीय पुनर्जागरण के समकक्ष मानते हैं और
हो सके के लिए लोक जागरण का प्रयोग करते हैं। आधुनिक काल में लोक जागरण की तरह ही 19वीं सदी में उत्तरार्ध में जो परिदृश्य दिखाई देती है उसके लिए रामविलास जी नवजागरण की खास तौर में हिंदी नवजागरण का संकलन प्रस्तुत करते हैं। तब तक हिंदी साहित्य की बात है जब उसमें मध्यकाल में सामंती युग और आदिकाल भी, जबकि जाति का सामान्य समझौतीय व्यवस्था के भीतर होता है। उसके भीतर पूंजीवादी समझों के प्रसार के साथ हिंदी दृष्टि में वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्ति काल से होता है। भक्ति काव्य लोक जागरण का काव्य है। भक्ति में लोक भाषाओं का काव्य प्रमुखता प्राप्त करता है। लोक जागरण और लोक भाषा के साहित्य में विभिन्न जनपदों की पारंपरिक संबंधों दिखाई पड़ती है। उसके विपरीत आदिकाल में अपभ्रंश के साहित्यिक भाषा होने के कारण जनपदिक भाषाएं आमतौर पर अपेक्षित पड़ी रहती है। यद्यपि अवधि ब्रजभाषा में आदिकाल में भी कविताएं लिखी जा रही थी और वे नितांत दबी पड़ी थी। यद्यपि 13वीं शताब्दी से पहले उनकी रचना क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग थी। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक संबंधों के विकास के कारण जो जनपद संबंधित प्रत्यक्ष हुआ उसका अक्सर तत्कालीन साहित्य रचना पर पड़ा। अब अवधि क्षेत्र में कवि ब्रजभाषा में लिखने लगे और ब्रजभाषा में कवि अवधि में रामविलास शर्मा जी भक्तिकाल के आर्थिक संबंध में पूंजीवाद से जोड़ते हैं। उनकी मान्यता है कि जैसे कि आर्थिक संबंध के विकास से यूरोप में जो नया धर्म शुरू हुआ था उसे रीनेसांस अथवा पुनर्जागरण के नाम दिया जाए। रामविलास जी की स्थापना है कि यूरोप के पुनर्जागरण काल में समानबद्ध शुल्क जी की पूर्ण मध्यकाल हमारे यहाँ के लोक जागरण काल है। इस काल में कवियों में एक और रीतिकाल आचार्य केशवदास है तो दूसरी ओर रीति और भक्ति दोनों के परिधि से बाहर सेनापति और रहीम है। लोक जागरण के प्रत्यक्ष विद्यापति और खुसरो के काव्य में भी अधिष्ठित है, अतः उसका आरंभ उन्हीं कवियों से मानना चाहिए। लोक जागरण की धारा विद्यापति और खुसरो से आरंभ नहीं, कवियों से मान्यता चाहिए। लोक जागरण की धारा विद्यापति और खुसरो के आरंभ होकर शूर तुलसीदास के अलावा सेनापति और रहीम के समेटती हुई रीति मुक्त धन आनंद तक प्रभावित होती रहती है। भारतेंदु जी जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियाँ में है, पुण्य नवजागरण का विकास है। हिंदी साहित्य नवजागरण में संबंध हिंदी जातिगत साहित्य है। रामविलास जी का यह मत शुल्क जी की ऐतिहासिक दृष्टि का मेल है। उन्होंने शुल्क जी की आधार पर ही पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस विचार का विरोध किया है कि अपभ्रंश ही पुराना हिंदी है। रामविलास जी अपभ्रंश के रीतिवादी मूल्य पर आधारित साहित्य की क्रमशः परिष्कृत और रूढ़ हुए हैं काव्य भाषा के रूप में दिखते हैं, जबकि आचार्य शुल्क उसे अपभ्रंश में प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश या प्राकृतिभाष हिंदी अपभ्रंश अर्थात प्राकृतिभाष प्राकृतिक रूढ़ियों से बहुत कुछ बंद हिंदी कहते हैं। शुल्क जी ने लिखा है अपभ्रंश या प्राकृतिभाष हिंदी उस भाषा को ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की रचनाएं मिलती है, या वह समय की कवियों की भाषा है। कवियों की ने काव्य परंपरानुसार साहित्य प्रकृति के पुराने शब्दों से लिए हैं। विभक्तियों कारण चिन्ह विक्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कोई सौ पुरानी रहे हैं। शुल्क जी का समर्थन करते हुए रामविलास शर्मा जी आदिकाल की वीरगाथा काव्य की परवर्ती रीतिकाल की प्रथम उद्यान देखते हैं। उनका मत में वीर और श्रृंगार रस की अतिशयोक्तिपूर्ण चमत्कारवादी वर्णन इस काल के साहित्य की विशेषता
है कि केशवदास रीतिकाल के कवि कहे जा सकते हैं। व्यावहारिक पूंजीवादी सामंती ढांचे के भीतर पनपनाता है पर उसे तोड़ नहीं पाता है। इस मूल्य सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप साहित्य में रीतिवादी धारा और रीति विरोधी धारा, लोक जागरण की धारा और समन्वयी रूढ़ियों की धारा समांतर प्रभावित होता है। संभवतः यह एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। इन दो धाराओं की समानता अप्रभाव मान्यता शुक्ल जी की विवेचना में विद्यमान है। रामविलास जी की दृष्टि में हिंदी साहित्य में शुक्ल जी की यह महत्व है जो प्रेमचंद्र और कवि निराला का है। शुक्ल जी आलोचना के माध्यम से किसी समन्वयी संस्कृति का विरोध किया है। उसका उपन्यास और कविता के माध्यम से प्रेमचंद्र और निराला ने शुक्ल जी ने नो तो भारत में रूढ़िवादी को स्वीकार किया है, नो पश्चिमी में व्यक्तिवाद को। उन्होंने बाह्य जगत और मानव जीवन की वास्तविकता के आधार पर नए संस्कृति सिद्धांत की स्थापना की है और उसके आधार पर समन्वयी साहित्य का विरोध किया है और देशभक्ति और जनतंत्र की साहित्य परंपरा का समर्थन किया है। आचार्य शुक्ल का इतिहास दृष्टि और आलोचना दृष्टि का जोरदार समर्थन करते हुए रामविलास जी ने पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी से इस वजह से विरोध किया है कि वह उल्टी दिशा में चलते हैं। द्विवेदी जी अपभ्रंश को लोक भाषा मानते हैं। अपभ्रंश का काव्य लोक भाषा का काव्य और संदेश राशक को लोक भाषा मानते हैं। संदेश राशक उसके प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ है। द्विवेदी जी ने इस मान्यता के विरोध रामविलास जी की मान्यता है कि संदेशवाहक रीतिवादी मूल्य प्रतिनिधि करता है। उसका मत है कि इस ग्रंथ की भाषा इतनी कठिन है कि समझने के लिए लक्ष्मीचंद्र जी की मूल पाठ की संस्कृति छाया और चूरिका की सहायता अपरिहार्य प्रतीत वेदी है। अपभ्रंश काव्य का प्रभाव भक्ति काव्य पर ही पड़ा है, लेकिन भक्ति साहित्य की प्राणधारा अपभ्रंश काव्य की प्राणधारा से अलग है। अपभ्रंश काव्य सारामंती रूढ़ियों से जकड़ा हुआ है, जबकि भक्ति लोक साहित्य लोक जागरण पर साहित्य है। रामविलास जी अपने ठेठ शैली में हिंदी जाति के साहित्य को पहचान रेखाचित करते हैं। हिंदी जाति का निर्माण उन्हें जन समुदाय के साहित्य के निर्माण तब होता है जब समन्वयी व्यवस्था के गर्भ में व्यवहारिक पूंजीवादी की चेष्टा विकास हो चुका होता है। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा काव्य परंपरा रूढ़िबद्ध धारा में दबी हुई है। उसी तरह हिंदी जन समुदाय की संस्कृति समाजवाद की साहित्यिक संप्रदाय रूढ़ियों में दबी हुई भक्ति साहित्य हमारे जातीय जागरण के कारण साहित्य है। अपभ्रंश काव्य और रूढ़िवादी वीरगाथा काव्य और रीति काव्य में पुनर्जीवित हुआ है। भक्ति काल के साहित्य में इसका निषेध है। रामविलास जी की मान्यता स्पष्ट है लेकिन सर्वमान्य नहीं है। उनकी मान्यताओं को गंभीर विवाद हुआ है। यद्यपि हम कहना चाहते हैं कि उनकी स्थापना के पीछे मार्क्सवादी विचारधारा का आधार सदृढ़ है। संक्षेप में भारतेंदु साहित्य के अध्ययन कक्ष में पाठक रामविलास जी की हिंदी भाषा की विकास परंपरा की समझ विकसित करते हैं। यह एक सवाल खड़ा करता है कि वह कौन सी वस्तु है जो भाषा को बल देता है और साहित्य को महान बनाता है। रामविलास जी जवाब देते हैं, जनसंपर्क में भाषा सबल होता है और साहित्यिकों के त्याग और साधना में साहित्य महान बनता है। भारतेंदु युग साहित्य के सबसे है जनता के लिए लिखना। भाषा का सबलता और साहित्य की महानता जनपक्ष में ही समझी जा सकती है। भाषा की सबलता और साहित्य का यह महत्व उन लोगों को नहीं भाती जो समाज में विशेष अधिकारों की गति पर बैठे हैं। उन्होंने दूसरी ओर की कमाई पर अपनी बनावट संस्कृति का महल बनाया है जो साधारण जनता से दूर उसी में अपना
आपको बंद किए हुए हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी को प्रमाण माने तो क्या है। इतिहास और आलोचना दृष्टि भाषा संबंध व्यवहारिक साहित्य के बीच भाषा समस्या पर विचार एक उपलब्ध है, लेकिन इसमें भी बड़ी बात है जनपक्ष की थी। उनकी राजभाषा राजभक्ति ने उन्हें काफ़ी बदनामी की है। बावजूद उसके रामविलास जी ने उनकी किताब भूगोल हतामल का उल्लेख करते हैं। इस किताब में हितारिहिंद ने एक जगह ताजमहल बनाने वालों को भूरी भूरी प्रशंसा की है, लेकिन शाहजहां के आदेश से कारीगरों का हाथ कटवा लेने की घटना पर क्षोभ प्रकट हुआ है। रामविलास जी कारीगरों के प्रति सितारिहिंद का सहानुभूति सूचित करने वाला कुछ शब्दों को अधिक महत्व देते हैं, जिसमें ढेर सारे धन्य है जहाँ आधुनिकता का बीज वन होता है। बहुत से कवि ताजमहल को देखकर शाहजहां मुमताज महल को हिंदी कविताओं में डूब जाते हैं, जिसे बनाने वाला कारीगर उन्हें याद नहीं करते। शिव प्रसाद को याद रहे। भूगोल की पुस्तक में जब इस तरह के ग्रंथ लेखन का फैशन नहीं, पर माना जाए कि हिंदी में ताजमहल का ऐसा वर्णन कम लोगों ने किया है। रामविलास जी ने कुछ दृश्यमान है उसमें अलग भी दिखाते हैं। सिक्के का एक ही नहीं दो पहलू दिखाई देते हैं। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी नवजागरण लिखकर त्रिवेदी जी की साहित्यिक महत्व का परिचय देता है। निराला का वेदांत की आलोचना करते हुए निराला का साहित्य साधना लिखी और उन्हें 20वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कवि माना है। उन्होंने काव्यलोचना को ग्रंथलोचन काफ़ी फैला हुआ है। साहित्य संस्कृति का सब बड़ा पक्ष नहीं है जो उसमें छूट जाए। उनकी लेखन का एक बड़ा अंश निदान समसामयिकता के दबाव में संभव हुआ है। मार्क्सवादी और प्रगतिशील साहित्य में के अंतर्गत अपने समय के सवालों से भी वितर्क विमर्श करते हैं। वे नई कविता और अस्तित्व से मुठभेड़ करते हुए रामविलास जी घर की बात भी करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी धरती अपने लोकप्रिय है। इसमें समवयस्कों में नागार्जुन त्रिलोचन पर भी उन्होंने गंभीरता से लिखा है, लेकिन मंत्री निवार केदारनाथ अग्रवाल के साथ किया है। उनकी आलोचना में व्यवहारिकपन प्रभावशाली है, लेकिन सिद्धांत पक्ष अधिक सदृढ़ है। इतिहास दृष्टि ऐतिहासिक भौतिक एवं अनुप्राणित है। हालांकि वह भी भारतीय संदर्भ में नैतिक के आधार या यथार्थवादी और सौंदर्यवाद को लेकर रामविलास जी चिंतनरत रहे हैं। रामविलास जी हिंदी के महान आलोचक भी है इस अर्थ का ठहराते हैं, लेकिन पश्चिमी शैली को नहीं। भारतीय शैली भारत की जनता के पक्ष में मार्क्स एंगेल्स का विखंडन में भी संकोच नहीं करते हैं। दरअसल उन्हें हिंदी आलोचना की संस्कृति विकसित की है और आलोचना की प्रतिष्ठा की गरिमा और लौकिक से जोड़ा है। ये थे रामविलास शर्मा के हिंदी आलोचना की व्याख्या, जो सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DS सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर कोर्स 13 का चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे कोर्स का।